हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th में त्रिभुज चैप्टर के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रमेय जिसे सामान्य तौर पर हम थेल्स प्रमेय या फिर त्रिभुज का आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के नाम से जानते हैं, उसके विषय में। इस थेल्स प्रमेय या त्रिभुज के आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंस माना जाता है। सो आगामी बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ही आप लोगों के लिए हम ये प्रमेय लेकर हाजिर हुए हैं। इस प्रमेय का सारांश कुछ इस तरह का है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई एक त्रिभुज ले लेंगे, जैसे इसमें आकृति में देखिए त्रिभुज ABC का निर्माण हुआ है, तो त्रिभुज ABC की एक भुजा के समांतर, तो त्रिभुज में चूंकि 3 भुजाएं होती है, उसमें से कोई एक भुजा का चुनाव करना है। जैसे हमने भुजा BC का यहाँ पर चयन कर लिया है, इसको हम लोग पहली भुजा माने हैं। तो पहली भुजा BC के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। इसमें 2 शर्तें हैं। पहला शर्त है कि त्रिभुज ABC की पहली भुजा BC के समांतर में हमने एक रेखा खींची, मान के चलिए वो रेखा L है, ठीक है। जो त्रिभुज की अन्य 2 भुजाओं, जैसे यहाँ पर अन्य 2 भुजाएं हो जाएगी AB भुजा और AC भुजा, उनको 2 भिन्न भिन्न बिंदुओं, देखिए जैसे भुजा AB को रेखा L के द्वारा बिंदु M पर तथा भुजा AC को रेखा L के द्वारा बिंदु N पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा L खींची गई है। तो ये 2 अन्य भुजाएं एक ही अनुपात में कहें या फिर एक समान अनुपात में कहें विभाजित होगी, यही बात आपको प्रूव करनी है। समझ पा रहे हैं? दूसरे शब्दों में आप इस प्रमेय को कुछ ऐसे भी व्यक्त कर सकते हो कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर तथा अन्य 2 भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा उन दोनों भुजाओं को एक ही समान अनुपात में विभाजित करेगी या फिर बटेगी, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में क्या देख रहे हो, त्रिभुज ABC की पहली भुजा BC के समांतर में तथा अन्य 2 भुजाओं AB और AC को क्रमशः 2 अलग अलग बिंदुओं M और N पर कोई एक रेखा L प्रतिच्छेद करती है। तो कह रहा है ये अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होगी। कहने का मतलब है यहाँ AM अनुपात BM इक्वल टू AN अनुपात CN होगा। यानी आपको प्रूव करना है AM अनुपात BM इक्वल टू क्या सिद्ध करना है, AN अनुपात CN। इस बात को आप प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग इसका परिचय यहाँ पर हल्के तौर पर लिखोगे और लिखोगे माना कि आकृति में बना त्रिभुज ABC की पहली भुजा BC के समांतर तथा अन्य 2 भुजाओं AB तथा AC को 2 भिन्न भिन्न बिंदुओं क्रमशः M तथा N पर प्रतिच्छेद करती हुई कोई एक रेखा L खींची गई है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये 2 अन्य भुजाएं एक ही अनुपात में या एक ही समान अनुपात में विभाजित होगी या फिर बटेगी। याद देकर आप इसे अन्य शब्दों में व्यक्त करोगे, AM अनुपात BM इक्वल टू AN अनुपात CN होगा। इस बात को प्रूव करिए। इसके बाद आपको याद रखना चाहिए कि इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन या रचना की आवश्यकता होगी। वो रचना में क्या लिखना है ध्यान दोगे। यहाँ पर प्रतिच्छेद बिंदु M से सामने की जो भुजा है AC, उस पर एक लंब डालना है। तो वह डाला गया लंब जो है मान के चलिए वह है MP, ठीक है। तो रचना में क्या लिखोगे, MP लंब AC। ठीक उसी प्रकार से दूसरा प्रतिच्छेद बिंदु N से क्या करना है, त्रिभुज ABC के सामने की जो भुजा है AB, उस पर एक लंब डालना है। वो डाले गए लंब का नाम रखना है, मान के चलिए NQ। तो MP लंब हो गया AC और NQ लंब हो जाएगा क्या, AB। NQ लंब AB खींचकर अब ये काम करना है। इसके अलावा और एक काम करना है कि बिंदु M को बिंदु C से तथा बिंदु N को बिंदु B से मिलाए या फिर जोड़े। तो अब हमको कहाँ आना है, प्रमाण में आना है। इसकी प्रमाण में क्या करोगे, प्रमाण में सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर जो रेखा L देख रहे हो, तो रेखा L के ऊपरी भाग में जो एक त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा है, त्रिभुज AMN, उनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है और उसके क्षेत्रफल का अनुपात बारी बारी से उस प्रतिच्छेदी रेखा L के बाएं साइड में बना त्रिभुज BM
एन और सी एन एम उनसे स्थापित करना है। एरिया ऑफ ए एम एन रेशियो एरिया ऑफ बी एम एन इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो जैसे कि आप एरिया ए एम एन का क्षेत्रफल जब निकालोगे तो उस स्थिति में क्या करना है, कौन सा फार्मूला अप्लाई करोगे, हाफ इनटू आधार की जगह पर इस बार आधार के रूप में हम लोग ए एम एन की भुजा ए एम को अगर आधार मान ले तो संगत ऊंचाई हो जाएगा क्या चीज़ है, एन क्यू। यहाँ पर लिख दोगे एन क्यू बट्टा यहाँ पर बी एम एन का क्षेत्रफल निकालना है। तो ध्यान दोगे बी एम एन कहाँ पर है, थोड़ा समय के लिए हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। तो बी एम एन देखिएगा प्रतिच्छेदी रेखा एल के ठीक बाएं साइड में बना एक त्रिभुज है। एक बार आपको त्रिभुज ए एम एन के क्षेत्रफल का अनुपात त्रिभुज बी एम एन से करना है और दूसरी बार क्या करना है, त्रिभुज ए एम एन का क्षेत्रफल का अनुपात दाहिने साइड में बना त्रिभुज जिसको अभी अभी हम लोग मिटा दिए हैं सी एन एम से करना है। ठीक है, लेकिन एक कोड इसमें याद रखने का है कि जब त्रिभुज ए एम एन का क्षेत्रफल निकालते समय आप बाएं साइड की भुजा ए एम को जब आधार मानते हो तो उस स्थिति में आपको बाएं तरफ के ही त्रिभुज बी एम एन के साथ उनका अनुपात ज्ञात करना है। और दूसरी बार की जब त्रिभुज ए एम एन का क्षेत्रफल निकालते समय आप दाहिने साइड की भुजा ए एन को आधार मानोगे तो उस स्थिति में आपको प्रतिच्छेद रेखा एल के नीचे में दाहिने साइड में बना जो त्रिभुज है सी एन एम उनके क्षेत्रफल से उनका अनुपात ज्ञात करना है। तब जाके ये बात प्रूव करने में सहूलियत होगी। बी एम एन का क्षेत्रफल निकालेंगे तो बी एम एन बाएं साइड में बना त्रिभुज है तो इसके लिए भी सामान्य सूत्र होगा हाफ इनटू आधार की जगह इस बार लिख लेना है बी एम को और संगत ऊंचाई फिर क्या हो जाएगा। तो भले ही त्रिभुज बी एम एन का क्षेत्रफल निकालते समय आधार हम लोग बी एम को मान लें, लेकिन उनकी संगत ऊंचाई के तौर पर हम एन एम को नहीं ले सकते हैं क्योंकि एन एम भुजा जाकर यहाँ पर बी एम में लंब नहीं है, 90 डिग्री का निर्माण नहीं कर पा रही है। तो उस स्थिति में यहाँ पर संगत ऊंचाई की जगह पर क्या आ जाएगा, फिर वही एन क्यू भुजा आ जाएगा। ठीक है, और इस तरह से जब इसका सरलीकरण करोगे तो हाफ हाफ की राशि कट जाएगी, एन क्यू की राशि कट जाएगी और आपको एरिया ऑफ ए एम एन और एरिया ऑफ बी एम एन के क्षेत्रफलों का जो अनुपात प्राप्त होगा वो ए एम अनुपात बी एम के रूप में प्राप्त हो जाएगा और इसे आप लोग समीकरण नंबर 1 बनाकर रख लोगे। ठीक है, यही प्रोसेस दोबारा रिपीट करना है। ठीक है, इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, फिर से दोबारा प्रतिच्छेद रेखा एल के ऊपरी भाग में बना त्रिभुज ए एम एन का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ए एम एन का अनुपात फिर से ज्ञात करना है। इसके साथ अब दाहिने साइड की जो बना त्रिभुज है सी एन एम उनके क्षेत्रफल के साथ ज्ञात करना है। तो एरिया ऑफ सी एन और एम कर देंगे। ठीक है, तो इस बार जब ए एम एन का क्षेत्रफल निकालेंगे तो फिर हाफ इनटू आधार की जगह पर क्या करेंगे, इस बार आधार के जगह पर आपको दाहिने साइड की भुजा ए एन का चयन करना है और उसी को हम लोग आधार मान लेंगे। तो हाफ इनटू आधार की जगह पर हो जाएगा ए एन इंटू संगत ऊंचाई की जगह पर क्या होगा, जो ए एन पर लंब है यानी कहने का मतलब है एम पी। तो यहाँ पर संगत ऊंचाई एम पी होगा, फिर बट्टा यहाँ पर क्या करना है सी एन एम का जब क्षेत्रफल निकालोगे सी एन एम तो फिर सामान्य फार्मूला हाफ इनटू आधार की जगह पर क्या लिखना है सी एन, तब संगत ऊंचाई क्या होगा, संगत ऊंचाई की जगह पर एम एन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर फिर 90 डिग्री का निर्माण नहीं हो पा रहा है। तो वहाँ पर संगत ऊंचाई का काम कौन सी भुजा करेगी, वही एम पी भुजा संगत ऊंचाई का काम करेगी। तो यहाँ पर लिखोगे एम पी, फिर इनका सरलीकरण करोगे या सिंप्लीफाई करोगे तो एम पी की राशि कट जाएगी, हाफ हाफ की राशि कट गई। तो उस स्थिति में आपको समीकरण नंबर 2 के तौर पर क्या प्राप्त हो गया, एरिया ऑफ ए एम एन रेशियो एरिया ऑफ सी एन एम इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर ए एन बट्टा सी एन। यहाँ लिख दोगे ए एन बट्टा सी एन और इसको कर दोगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब आकृति से अब दोबारा हम लोग इसके फिगर पर आएंगे। इस फिगर में देखिए जो प्रतिच्छेदी रेखा एल है उसके निचले भाग में जो बना दो त्रिभुज है, त्रिभुज बी एम एन और दूसरा त्रिभुज है सी एन एम, उस पर गौर करेंगे तो ये दोनों जो त्रिभुज हैं वह एक ही उभयनिष्ठ आधार मान के चले इसके फिगर को ठीक 180 डिग्री पलट देंगे। तो 180 डिग्री अगर पलट देंगे तो उस स्थिति में क्या होगा, इस फिगर का जो ऊपरी भाग दिख रहा है वो नीचे चला आएगा और निचला भाग ऊपर दिखने लगेगा। तो उस स्थिति में देखोगे त्रिभुज बी एम एन का आधार मान लेते हैं, मान के चलिए किसको, एम एन भुजा को, तथा त्रिभुज सी एन एम
उनका भी आधार मान लेते हैं, किसको, mn भुजा को। तो mn भुजा क्या हो जाता है, उभनिष्ठ आधार हो जाता है। तो उभनिष्ठ आधार हो गया mn भुजा, और साथ ही साथ में दोनों त्रिभुज है, देखिए वह mn और BC इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच में स्थित त्रिभुज है। तो जैसे कि आप लोग क्लास 9th में पढ़े हैं कि एक ही उभयनिष्ठ आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में अवस्थित त्रिभुज या स्थित त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होते हैं, परस्पर बराबर या फिर समान होते हैं। अब आकृति से त्रिभुज BMN तथा त्रिभुज CNM एक ही उभयनिष्ठ आधार, एक ही उभयनिष्ठ आधार, कौन सा, एक ही उभयनिष्ठ आधार हो गया इसका mn, तथा एक ही समांतर रेखाओं, एक ही समांतर रेखाओं कौन कौन सा, mn और BC, mn और BC के बीच स्थित त्रिभुज हैं, इसलिए एरिया ऑफ BMN इक्वल टू एरिया ऑफ CNM। लिख देते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, समीकरण नंबर 3 लिख दिए। अब हम लिख सकते हैं कि समीकरण नंबर 1 का जो LHS है या समीकरण नंबर 2 का जो LHS है, दोनों में से किसी भी एक चीज को आप लिख लेंगे। LHS के ही समान एक अन्य भिन्नात्मक राशि हम RHS में लिखना चाहते हैं, तो एरिया ऑफ AMN बट्टा एरिया ऑफ BMN इक्वल टू क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ, फिर से लिखेंगे AMN बाई एरिया ऑफ BMN, यानी LHS के तथ्य को ही हम RHS में और एक बार रिपीट कर दिए। याद देकर क्या लिखोगे, अगली पंक्ति में एरिया ऑफ AMN बाई एरिया ऑफ BMN इक्वल टू क्या लिखना है, एरिया ऑफ AMN बाई एरिया ऑफ जो BMN लिख रहे हो, अब BMN ना लिखें। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है, एरिया ऑफ BMN नहीं लिखकर हम समीकरण नंबर 3 की सहायता से क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ BMN इक्वल टू है एरिया CNM समीकरण नंबर 3 के अनुसार। तो अगर एरिया ऑफ BMN हम नहीं लिखना चाहें तो हम उसका RHS लिख सकते हैं। तो उसका RHS है क्या, एरिया ऑफ CNM है, तो एरिया CNM कर देंगे। समीकरण 3 से ये जो तथ्य हमने प्राप्त किया BMN के जगह पर CNM, तो ये हमने समीकरण नंबर 3 के माध्यम से लिया, जो कि हम लोग ऊपर प्राप्त करके रखे हुए हैं। BMN के बदले में CNM लिख दिए। अब याद देकर क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की मदद लेंगे। तो समीकरण नंबर 1 कहता है एरिया ऑफ AMN बाई एरिया ऑफ BMN इक्वल टू कितना है। तो समीकरण नंबर 1 में देखेंगे एरिया ऑफ AMN बाई एरिया ऑफ BMN इक्वल टू क्या है, AM बट्टा BM है। तो आप LHS में क्या लिखेंगे, AM बट्टा BM लिख देंगे, इक्वल टू है तो इक्वल टू लिख दोगे। अगला में देखिए समीकरण नंबर 2 में क्या देख रहे हैं, तो एरिया ऑफ AMN बट्टा एरिया ऑफ CNM, इनका अनुपातिक मान कितना है। तो इसके लिए आप समीकरण नंबर 2 को देखें, तो समीकरण नंबर 2 में देखेंगे एरिया ऑफ AMN अनुपात एरिया ऑफ CNM इक्वल टू AN बट्टा CN है। तो ध्यान दोगे यहाँ पर एरिया ऑफ AMN बाई एरिया ऑफ CNM इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, AN बट्टा CN लिख देंगे। और ये चीज कहाँ से आ गया, यहाँ लिख दोगे समीकरण 1 तथा 2 से, ये दोनों के माध्यम से इस तथ्य को लिख लिया। तो यही बात सिद्ध करना था, जो कि यहाँ पर क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से तर्ज प्रमेय या त्रिभुज का आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय सिद्ध हो जाता है। तो आज का क्लास हम यहीं पर ओवर करना चाहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का अनइम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर हम आपकी सेवा में पुनः हाजिर होंगे। फिलहाल आज का क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।